आज आपके सामने पुनः उपस्थित हैं और विशेष टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं। यहाँ इस संसार में जब ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत थे, परंपरागत स्रोत थे, वे स्रोत जब समाप्त होने लगे तो यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, दुनिया के साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने नया इजाद करना शुरू कर दिया कि ऐसा ऊर्जा का स्रोत क्या क्या खोजा जाए, ऐसे ईंधन के स्रोत क्या क्या खोजे जाए जो अभी चल सके, आने वाले जनरेशन को और अभी जो जनरेशन है उसको भी उसका लाभ मिल सके। तो इसलिए नई नई गैसेज का, नए नए लिक्विड्स का, नए नए गैसों के मिश्रण का इजाद हुआ। इन्वायरमेंट में था, उसको बनाया गया और उसका उपयोग फ्यूल्स गैस या ईंधन गैस के रूप में करने का एक नया कल्चर शुरू हुआ। आज हमारा इसी कारण से ये टॉपिक जो है वो ईंधन गैस पर केंद्रित है। क्या है? ईंधन गैस पर केंद्रित है। कुछ और भी संसार में गैसेज हैं जिसका उपयोग हम लोग रासायनिक हथियार के रूप में करते हैं, जैसे मस्टर्ड गैस है, मिग गैस है, सेजिन गैस है, वो सब भी है। इससे थोड़ा अलग है वो चीज़। लेकिन आज हमारा टॉपिक है ईंधन गैस। ईंधन गैस में बहुत सारा चीज़ आता है जिससे हम ऊष्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, जैसे वाटर गैस है, सिन गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, एलपीजी है, सीएनजी है, कोल गैस है, आपका सेमी कोल गैस है आपका। फिर यहाँ पर और भी सारा चीज़ है, जैसे आपका देखिए ऑयल गैस हो गया, बायोगैस हो गया, ETC, बहुत सारा चीज़ है। इस पर एक एक करके हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला जो गैस है जो हम आम यूज करते हैं वो तो आप जानते हैं, एलपीजी होता है, सीएनजी होता है, वो होता है। लेकिन ऐसा भी कुछ गैस है जिसका उपयोग हम आम रूप से नहीं करते हैं, उसको साधारण लोग नहीं समझ पाते, साधारण विद्यार्थी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो आम धारणा है उसी को लेकर चलते हैं, तो उस पर चर्चा किया जाएगा। यहाँ पहला गैस लिखे हुए हैं सिन गैस। सिन का मतलब होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का हिंदी होता है संश्लेषण। इसको बोलते हैं संश्लेषण गैस बोलते हैं। ये क्या होता है एक्चुअली? ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, सिन गैस होता है। इसका उपयोग भी आप ईंधन के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, ये प्राप्त होता है कोल गैस है, प्राकृतिक गैस के स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस एक होता है, भाप के द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया सिन गैस। दूसरा, इसमें एक और चीज यहाँ आया हुआ है, बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारी जगहों पर ऐसा बताया गया कि वाटर गैस और सिन गैस एक ही है, लेकिन थोड़ा डिफरेंसेज है। वाटर गैस में भी CO और H2 ही रहते हैं, CO और H2 ही रहते हैं। CO और H2 का ही मिश्रण वाटर गैस या जल गैस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको आप भाप गैस भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं इसमें। और यहाँ सिंथेसिस गैस या सिन गैस में भी CO और H2 ही रहेंगे, लेकिन बेसिक फर्क है। वाटर गैस में CO और H2 का अनुपात 1:1 होगा, जबकि आपका जो सिन गैस है, संश्लेषण गैस है, ठीक है, इसमें क्या होगा? CO और H2 का अनुपात 1:1 नहीं रहेगा, 1:2, 1:3 ऐसा हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंट है और कार्य प्रणाली भी इसका डिफरेंट है। यहाँ वाटर गैस कैसे प्राप्त करेंगे? तो लाल कर देंगे कोक को। कोयला का परिमार्जित रूप क्या होता है? कोक होता है। उसका मान, उसमें मान कोक का अधिक होता है कोयला से। तो लाल तप्त कोक पर जब हम भाप प्रवाहित करेंगे तो वाटर गैस प्राप्त होगा। ठीक है, ये दोनों का थोड़ा उपयोग थोड़ा सा सेम है, डिफरेंट उपयोग भी है इसमें। इसका उपयोग अमोनिया के उत्पादन में करेंगे, किसका? वाटर गैस का। ईंधन के सेल से आपका CO2 जब जमा हो जाता है उसको बाहर करने के लिए करते हैं और ईंधन के रूप में भी करते हैं। ये आपका जो प्रोटीन गैस है, इसका भी उपयोग ऐसे ही होता है। इसका भी उपयोग आपका मीथेन बनाने में होता है। अल्केन, बहुत सारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो अल्केन, उसको फॉर्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपका क्लियर हो गया। सिन गैस और वाटर गैस दोनों ईंधन गैस है, फ्यूल्स गैस होते हैं। दोनों में डिफरेंसेज क्या है? दोनों में डिफरेंसेज ये है कि सिन गैस में CO और H2 का जो अनुपात होगा 1:1 नहीं होगा, 1:2, 1:3 ऐसा हो सकता है। लेकिन वाटर गैस में जो अनुपात होगा CO और H2 का, वो हमेशा इक्वल 1:1 रहेगा। क्या रहेगा? 1:1 रहेगा। तो आपका ये हो गया, क्या हो गया? सिन गैस और वाटर गैस क्लियर हो गया। दूसरा होता है प्रोड्यूसर गैस। क्या होता है दूसरा? प्रोड्यूसर गैस। इसको बोलते हैं उत्पादक गैस बोलते हैं, या इसको हिंदी और बोलते हैं वायु अंगार गैस। क्या बोलते हैं? वायु अंगार गैस। इसका एक और नाम है वायु अंगार गैस बोलते हैं। ये क्या होता है? ये CO और N2 का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो साइलेंट किलर आजकल बोला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, CO को आजकल बोला जाता है साइलेंट किलर। तो साइलेंट किलर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और N2 है। इसके मिश्रण को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस या उत्पादक गैस बोलते हैं। ठीक है, ये कम ताप पर ही जलने का शुरू कर देता है काम। क्यों? कोई चीज कम ताप पर क्यों जलेगा? ध्यान दीजिएगा, इसका ज्वलन ताप
जो आपका इग्निशन टेम्परेचर होता है वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई वस्तु जलना शुरू कर देगी उसको हम ज्वलन ताप बोलते हैं। तो इसका ज्वलन ताप कम होता होगा, जिसका ज्वलन ताप कम होगा वो जल्दी ही आग पकड़ लेगा। पेट्रोल्स जो होते हैं उसका ज्वलन ताप कम हो गया, एलपीजी उसका ज्वलन ताप कम हो गया। जिसका ज्वलन ताप कम होगा वो जल्दी चलना शुरू कर देगा, जलने की प्रक्रिया उसमें तेजी से हो जाएगी, कम ताप पर ही जलना शुरू कर देगा। तो प्रोड्यूसर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मिश्रण है। इसका ऊष्मीय मान भी बहुत कम होता है। ऊष्मीय मान क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। जैसे 100 ग्राम लीजिएगा प्रोड्यूसर गैस और 100 ग्राम कुछ और दूसरा लीजिएगा, दोनों को जलाइएगा तो इसमें आपका ऊष्मा कम निकलेगा, उसमें ऊष्मा ज़्यादा निकलेगा। ये होता है ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए जिसका थोड़ा इस पे आते हैं और चीज, कैलोरीफिक वैल्यू किसका अधिक होगा, जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाएगा। इससे एक होता है कोल गैस। क्या होता है, कोल गैस, यहाँ लिखे हुए कोल गैस, इसमें हाइड्रोजन होता है 60%, कोल गैस में H2 होता है 60%। तो उसका कैलोरीफिक मान या ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है और सबसे कम प्रोड्यूसर गैस का होता है। ये आपका 100 ग्राम इसको ले लीजिएगा, 100 ग्राम इसको ले लीजिएगा ना, तो ज़्यादा ऊष्मा ये देगा कोल गैस। क्यों देगा, इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली कि किन गैस में या किस ईंधन गैसेज में सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है, तो बोलिएगा कोल गैस। किस ईंधन गैस में सबसे कम ऊष्मीय मान होता है, तो बोलिएगा आपका प्रोड्यूसर गैस या वायुभंगार गैस, या इसको एक और नाम उत्पादक गैस। क्या बोलिएगा, उत्पादक गैस। दो चीजें ध्यान देने के लायक है, एक हो गया ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू, जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा ऊष्मा देगा, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान जितना कम होगा वो कम ऊष्मा देगा। दूसरा हो गया इग्निशन टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं ज्वलन ताप। जिसका ज्वलन ताप कम होगा वो जल्दी आग पकड़ेगा, जल्दी ऊष्मा देने का कार्य शुरू कर देगा। और जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज्वलन ताप अधिक होगा वो देर से जलेगा। ठीक है, उस हिसाब से अच्छे ईंधन का क्या होना चाहिए, जो अच्छा फ्यूल्स है, अच्छा जो ईंधन है उसका क्या होना चाहिए, उसको ज्वलन ताप उसका कम होना चाहिए और उसमें मान उच्च होना चाहिए। अच्छे ईंधन का ज्वलन ताप कम होना चाहिए, जल्दी आग पकड़ना चाहिए उसको, और उसका कैलोरीफिक वैल्यू उसमें मान ज़्यादा होना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया आपको, कोई समस्या इसमें नहीं होगा, समस्या है ही नहीं, होगा कहाँ से समस्या। उसके बाद आता है आपका बहुत सारा चीज़, इसमें बायोगैस आ गया, जैसे गोबर गैस समझते हैं, या आपका बहुत सारा परंपरागत रूप से इसका हम उपयोग करते आए हैं जनरली। ये आपका इसमें मीथेन 70% होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड N2H2 ये 30% होता है। ये भी आपका अच्छा ईंधन है, सेफ ईंधन है। ठीक है, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू इसका उतना नहीं होता है उसके तुलना में। किसके तुलना में, कोल गैस की तुलना में। उसके बाद आपका आ गया आयल गैस। क्या आ गया, आयल गैस। लैब के अंदर हम जब लोग पढ़ते थे तो लेबोरेटरी या प्रयोगशाला के अंदर जो हम लोग फ्लेम जलाते थे, वो ऊष्मा की प्राप्ति करते थे स्विच ऑन करके ऑफ करके, तो वहाँ यही उपयोग होता है, आयल गैस का उपयोग होता है। क्या होता है, आयल गैस का उपयोग। ये क्या है रियल में, ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। हाइड्रोकार्बन समझते हैं ना, हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर। जैसे एल्केन हो गया, एल्कीन, एल्काइन, ये सब हाइड्रोकार्बन है, तो उसका मिक्सचर होता है। इसमें आपका मीथेन भी होता है, एथिलीन भी होता है, एथाइन भी होता है, ये सब मिलके बनता है। ये रियल में देखा जाए आयल गैस तो ये बनता है केरोसिन ऑयल से। कैसे बनता है, केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल समझते हैं ना, घर में केरोसिन नहीं यूज होता है, केरोसिन अब तो यूज नहीं होता है केरोसिन जी, अब तो एलपीजी का जमाना है तो केरोसिन कौन पूछता है। लेकिन एक समय था कि केरोसिन का स्टोव था, उसमें खाना बनता था, तो वो वहाँ पर वो केरोसिन से प्राप्त होता है। उसके बाद आते हैं आपका प्राकृतिक गैस पर। प्राकृतिक गैस आपका नेचुरल गैस है, जहाँ पेट्रोलियम्स पाए जाते हैं, भंडार होते हैं पेट्रोलियम्स के, उसी के चट्टानों के आसपास से ये प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक गैस में मीथेन 85% होता है। क्या होता है, मीथेन 85% होता है। फिर आपका इसमें इथेन होता है 9%, इसमें प्रोपेन भी होता है 3%। ये सब सभी एल्केन्स होते हैं इसमें, जनरली ज़्यादा एल्केन्स की मिक्सचर के रूप में इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक और है, कोल गैस हो गया, आपका प्रोड्यूसर गैस हो गया, ये भी हो गया, बायोगैस गैस हो गया, बायोगैस हो गया, आयल गैस भी हो गया, सेमी, एक और बचता है आपका सेमी वाटर गैस। सेमी वाटर गैस में क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी वाटर गैस में आपका इसमें प्रोड्यूसर गैस CO+N2 और सिन गैस या वाटर गैस दोनों रहता है इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2, इसका मिक्सचर है सेमी वाटर गैस बोलते हैं इसको। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड 25% रहता है और H2 क्या होता है, 15% होता है। ये आपका जनरली हो गया एक सिंपल आपका कहिए इसको डाटा हो गया, जिसमें आपको क्या सीखे आप लोग, वाटर गैस सीखे,
सीन गैस सीखे, फिर आपका प्रोड्यूसर गैस देखे आप लोगों ने, कोल गैस देखा, फिर प्राकृतिक गैस देखे, आपका सेमी वाटर गैस देखे, ऑयल गैस देखे, बायोगैस देखे। इसके बाद अब बचता है एलपीजी। क्या बचता है इसमें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बचता है एलपीजी, उसको हम बताने जा रहे हैं। एलपीजी बड़ा आसान है, एलपीजी को तो समझना, रोज रूबरू होते हैं एलपीजी से। इसमें जैसे आपके घरों में जो अभी रसोई गैस यूज होता है, रसोई गैस वही ना एलपीजी गैस है जी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। एलपीजी इसको बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। देखिए कहीं कहीं इसमें लिखा आता है तरल पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये ध्यान दीजिएगा, रियल में ये द्रवित न करके नया वर्ड यूज कीजिएगा, तरल शब्द यूज कीजिएगा। क्योंकि तरल क्या है और द्रव क्या है, समझिए। तरल में गैस और द्रव दोनों कंडीशन समाहित है, इसलिए एलपीजी गैस आपको रियल में दिखेगा तो तरल है। क्या है बोलिएगा, फ्लूइड्स का नेचर दिखाता है। लिखा जाता है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेकिन रियल में ये तरल का गुण दिखाता है। तरल का मतलब हो गया कि इसमें गैस का भी गुण है और इसमें द्रव का भी गुण है, दोनों का गुण है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें इसका प्रमुख अवयव क्या है एलपीजी में, नॉर्मल और आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब इसमें दो चीज है, नॉर्मल ब्यूटेन तो चेन में होता है ना, ऐसे होता है नॉर्मल ब्यूटेन, सीधे आ जाएगा, और आइसोब्यूटेन आपका ऐसे होता है। एक यहाँ पर ब्रांच बना दीजिए, ये हो गया आइसो, ये हो गया आपका नॉर्मल। नॉर्मल ब्यूटेन रहता है और ये आइसोब्यूटेन, दोनों का मिक्सचर जो होता है वो आपका एलपीजी होता है। बड़ा सटीक ईंधन है, इसका ज्वलन ताप भी एवरेज होता है, बहुत कम नहीं होता है, नहीं तो फ्लेम पकड़ लेगा तुरंत ही। एलपीजी भी एक स्टैंडर्ड रूप से इसका ज्वलन ताप होता है, लेकिन इसका कैलोरीफिक वैल्यू ठीक ठाक होता है। घरों में खाना बनाने में उपयोग करते हैं। ये रियल में देखिएगा तो गंधहीन होता है, रंगहीन भी होता है, गंधहीन भी होता है। गंधहीन महकता होता नहीं है। एलपीजी गैस जो होता है वास्तव में महकने वाला गैस नहीं है। महकने के लिए इसमें हम बाहर से एक केमिकल है सल्फर का, आपका उसको बोल सकते हैं, जैसे अल्कोहल होता है ना C2H5OH लिखते हैं ना आप लोग, ये नहीं, इसमें रहता है इथाइल मर्केप्टन C2H5SH। ध्यान दीजिएगा, ये आपका इसको बोलते हैं इथाइल मर्केप्टन। ये इथाइल मर्केप्टन जो होता है इसमें रहता है, ये चीज नहीं रहता है इसमें। ये गंध के लिए, कौन सी के लिए, गंध के लिए, गंध। इसमें एलपीजी में जो गंध होता है वो होता है C2H5SH के कारण होता है, इसको इथाइल मर्केप्टन बोलते हैं। ठीक है, इथाइल मर्केप्टन बोलते हैं इसको। तो एलपीजी पे आपको समझ में आ गया क्या होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, ये वास्तव में द्रव नहीं है, ये तरल है। तरल का मतलब फ्लूइड्स का गुण दिखाता है, तरल मतलब इसमें गैस का भी गुण है और द्रव का भी गुण है। दाब को लेके समस्या है, इस पे अलग से बना देंगे वीडियो। ये द्रवित पेट्रोलियम गैस है, इसमें आपका सबसे अधिक और भी होता है, इसमें प्रोपेन भी होता है, इसमें इथेन भी है कुछ मात्रा में, लेकिन सबसे अधिक प्रोमिनेंटली इसमें क्या होता है, C4H10 ब्यूटेन होता है। ये आपका दो टाइप का ब्यूटेन होता है, इस समय भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका आपका नॉर्मल ब्यूटेन भी है, इसमें इस चेन के रूप में रहेगा। देखिए गिनती कीजिए, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, और ये आपका ब्रांच भी बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कि सर ये आइसोब्यूटेन है। नॉर्मल आइसोब्यूटेन का मिक्सचर है, इसमें जो गंध होता है वो रियल में इसका गंध नहीं है, बाहर से हम लोग इसमें इथाइल मर्केप्टन मिला देते हैं, इसलिए इसका गंध है। तो ये भी क्लियर हो गया, एलपीजी भी कंफर्म हो गया। इसको अब साफ करते हैं। इसके बाद प्रकृति में इसके बाद भी बहुत सारी गैसेज पाई जाती हैं। ये तो आपका ईंधन से हो गया, आपके यूज के लिए हो गया। अब नेचर के अंदर अगर डिस्ट्रक्शन फैलाना है, विनाश करना है, तो उसके लिए भी बहुत सारी गैसेज हैं। जैसे आपका हो गया मस्टर्ड गैस, हो गया मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस मतलब पीला सरसों जो होता है ना, वैसा इसको होता है, मस्टर्ड गैस हो गया। दूसरा आपका हो गया मिक गैस, सुने होंगे मिक गैस, फिर सेरिन गैस, ये सब चीजें हैं जो विनाशकारी है। क्या है, विनाशकारी है। इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट मिक गैस तो आप लोग बहुत सुने होंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट है। मिथाइल आइसोसाइनेट मिक गैस जो होता है, ये रियल में देखिएगा इसको तो CH3CN
CH3CNO, ये आपका क्या हो गया, मिथाइल आइसोसाइनेट हो गया, मिथाइल आइसोसाइनेट हो गया। ये भारत में एक बार बहुत बड़ा कोहराम मचाया था। 3 दिसंबर की घटना है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल जगह है, कहाँ, भोपाल, मध्य प्रदेश पड़ता है MP में, भोपाल। वहाँ पर एक कंपनी था यूनियन कार्बाइड, उसी से 40 टन रिसाव हो गया इसका, मिग गैस का, मिथाइल आइसोसाइनेट का, और उससे बहुत लोग दम घुट करके त्वचा में जलन पैदा हो गया, आंखों से संबंधित बीमारी हो गया, बहुत उसमें काल कवलित हो गए। ये आपका ये क्या है, मिग गैस। ऐसे ही आपका मस्टर्ड गैस है, ये भी खतरनाक है। मस्टर्ड गैस ये भी आपका कम खतरनाक नहीं है, ये भी एक रासायनिक हथियार है। ये सब तीनों लिखे है ना, एक केमिकल वेपन या रासायनिक हथियार है। केमिकल वेपन या रासायनिक हथियार की श्रेणी में आते हैं। प्रकृति में बहुत सारे हथियार लोगों ने बना के रखे हैं, रासायनिक हथियार है, जैविक हथियार है। ये सब आपका जो दिखते हैं लाठी हो गया, बंदूक हो गया, तो भौतिक हथियार है, हाथ चला सकते हैं, लेकिन ये सब बहुत डेंजरस है। ये पूरा जाति को, मानव जाति को ही समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। ये रासायनिक हथियार की श्रेणी में आते हैं। इसको अलग से हम एक वीडियो बना के इस पर कवर करेंगे इसको। थैंक यू।